हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सेल्फ मोनिका माहेश्वरी। और आप जो देख रहे हैं फिजिक्स क्लास है। फिजिक्स क्लास में हमने पहले भी देखा था, अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ग्राफ्स बताए थे जिसमें आपने क्या क्या देखा था। एक था आपका एक्सटी ग्राफ, देन आपने फिर उसके बाद बीटी ग्राफ देखा था, और फिर उसके बाद हमने देखा था आपका आ जाएगा एटी ग्राफ। अब यहाँ क्या करते हैं, हम ये ग्राफ्स देखे थे और इन ग्राफ से मैंने आपको बताया था कि ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो होता है आपका, ये क्या आ जाएगा, यहाँ इन स्थिति, वेग और त्वरण के लिए हम क्या करते हैं, एक समान त्वरित गति के लिए इन तीनों में हम संबंध निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे x स्थिति है, बट स्थितियों के जो डिफरेंस हो जाते हैं उनमें उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो हम विस्थापन, वेग तथा त्वरण में संबंध देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समान त्वरित गति को हम वीटी ग्राफ में ले लेते हैं। वीटी ग्राफ को आपको पता है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपका x एक्सिस पे t और y एक्सिस पे वेग ले लेंगे और उसको यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप ले लेंगे इसको। तो यहाँ पर एक समान त्वरित गति के लिए देखते हैं, तो त्वरित गति है तो इसका वेग अलग अलग होगा। वेग अलग होगा यानी इसका प्रारंभिक वेग मान लेते हैं आप u है और अंतिम वेग जो है वो v है। जहाँ पे प्रारंभिक वेग से वो a पॉइंट से स्टार्ट होकर के अंतिम वेग पर वो कहाँ पहुँचती है, b पॉइंट पर पहुँचती है। तो हम देखते हैं कि इस ग्राफ में गति के तीन संबंध विद्यमान है। ठीक है, या निगमित कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन जो संबंध हैं वो कौन से होंगे आपके, उन तीनों ही संबंध को हम गति के तीन संबंध कहते हैं। ठीक है, तो गति के जो तीन संबंध होते हैं, पहला समीकरण, गति के तीन समीकरण कहते हैं। और गति का जो पहला समीकरण होता है यानी प्रथम समीकरण, वो क्या होता है आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यानी ये एक संबंध है जो कि क्या है, v u n a t के अंदर है। तो v क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, u हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग, a त्वरण हो जाएगा और t आपका क्या हो जाता है, समय। और सेकंड जो समीकरण आती है वो आ जाएगी आपकी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड तृतीय समीकरण जो है वो क्या हो जाएगी आपकी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इन तीनों ही इक्वेशंस को क्या करेंगे, इस वीटी ग्राफ के माध्यम से निकाल करके देखते हैं। तो ये तीनों ही समीकरण आप इसी से निकाल रहे हैं, इसलिए आपने वीटी ग्राफ बनाया है और इसको एक समान त्वरित गति के लिए विस्थापन, त्वरण और वेग में संबंध बताते हैं। तो हम पहला समीकरण देख लेते हैं आपका। और पहला समीकरण ये वैसे आपने 11th या 12th के अंदर आपने पढ़ा है, तो इसमें आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देख सकते हैं हम गति का पहला समीकरण, जिसको आप वेग समय संबंध भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नाम याद रखें। अगर ये नहीं आता है तो ये नाम आ जाएगा कि वेग समय संबंध को लिखिए, तो आपको समीकरण फर्स्ट लिखना है गति का। तो यहाँ देख सकते हैं हम, इसमें क्या करेंगे, आप जानते हो त्वरण ए जो है वो ए बी रेखा के ढाल के बराबर होता है। ये आपने वीटी ग्राफ में देखा था, एक समान त्वरित गति में निकाला था आपने त्वरण। ठीक है, तो वहाँ पर आपका ए वेक्टर किसके इक्वल आया था, उसमें बीटी ग्राफ के ढाल के इक्वल आता है। तो बीटी ग्राफ के ढाल के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये ग्राफ है आपका, इस ग्राफ में ढाल क्या बनता है, इस ग्राफ में जो ढाल है वो ए बी का ढाल है। ठीक है, अब ए बी का ढाल है तो ढाल जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, वहाँ पर हमने टेन थीटा के इक्वल देखते हैं। तो टेन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम देखते हैं BC
डिवाइडेड बाय सी ए क्या आ जाएगा आपके त्वरण के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे BC की वैल्यू निकालते हैं, तो BC की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे इस 0 पॉइंट, ये क्या है 0 पॉइंट है और ये O बिंदु है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 0 पॉइंट से V तक जाते हैं एंड यहाँ से 0 से U तक जाते हैं। तो इस BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस V में से इस U को क्या कर देते हैं आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास BC की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर वही लिखा है V माइनस यू इक्वल V माइनस यू अपॉन, यहाँ पे टाइम देखते हैं समय, तो समय क्या हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये लास्ट पॉइंट T समय तक जा रहा है। तो T समय तक जा रहा है तो देख सकते हैं इसका जो समय होगा वो CA होगा, और CA जितना होगा कितना होगा ये CA जितना कि आपका OD है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि जो ACA या CA है वो कितना आ जाएगा T माइनस 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी आपने, और वैल्यू पुट करने के बाद T माइनस 0 T हो जाता है, ये यहाँ लिख देंगे, इसको इधर भेज देते हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है AT इक्वल्स टू V माइनस यू। देन इस U को भी आप इधर भेज देते हैं। तो इस इक्वेशन को सही तरीके से करके लिखा है मैंने, V को पॉजिटिव ही है इधर भी, सर V तो पॉजिटिव ही रहने देंगे, इक्वल U इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर U प्लस में है, प्लस ये ऑलरेडी प्लस में इधर है तो इसको भी अपन ने इधर प्लस में ही लिखा है 80। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगी आपकी गति की पहली समीकरण आ जाती है, जो कि क्या करती है प्रारंभिक वेग अंतिम वेग त्वरण समय में संबंध व्यक्त करती है, और इसको आप गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं गति का सेकंड द्वितीय नियम। ठीक है, तो सेकंड लॉ जो होता है, सेकंड इक्वेशन जो होती है वो क्या हो जाएगी आपकी, उसको आप विस्थापन समय संबंध के नाम से भी जानते हैं। अब विस्थापन समय संबंध के नाम से जानेंगे तो हम सबसे पहले विस्थापन देखेंगे, और विस्थापन क्या होता है, समय अंतराल के बीच का दूरी को आप विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0 से T समय अंतराल में वस्तु का जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, VT ग्राफ पर AB रेखा द्वारा समय अंतराल 0 से T तक समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, यानी यहाँ पर जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, ये जो एक आपका शेप बन रहा है, कौन सा क्षेत्रफल बन रहा है, ABCDO। ठीक है, ये जो एक क्षेत्रफल बन रहा है इस क्षेत्रफल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इस क्षेत्रफल में दो शेप्स मिल रहे हैं आपके। पहला शेप आता है आपका रेक्टेंगल का शेप आता है ACDO। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, प्लस आप इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ABC ट्राइंगल का। तो हम इन दोनों ही शेप के एरिया को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आपको रेक्टेंगल का एरिया भी पता है और ट्राइंगल का एरिया भी पता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है आपका, क्या रहेगा, L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी एंड ये ब्रेथ हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी 0 से U यानी U हो जाएगी, और OD कितनी है T है, या AC अगर आप देखोगे तो T हो जाएगी और CD देखोगे तो U हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ट्राइंगल के अंदर जाएंगे। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका AC हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी आपकी BC। तो हम इसको क्या करते हैं, आप इसके अंदर देख लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा है आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल ले लेते हैं। कौन सा क्षेत्रफल घिरा हुआ क्षेत्रफल है, AB रेखा से OABCD क्षेत्रफल घिरा हुआ है, और जिसके अंदर आपका OACD जो है वो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी OACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ऐड कर देते हैं। तो OACD जो है वो एक आयत यानी रेक्टेंगल का शेप है, तो वहां पर आपने रेक्टेंगल का एरिया लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ का। तो यहाँ पर आप लेंथ ले लेते हैं OD इंटू OA, प्लस त्रिभुज का एरिया होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर 1/2
बेस हो जाएगा आपका AC इंटू आपका जो हाइट है वो क्या हो जाएगी CB या BC, कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो OD जो है वो T के इक्वल होगा इंटू OA किसके इक्वल हो जाता है U के इक्वल, प्लस 1/2 AC किसके इक्वल है आपका T के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एक बार वो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, आपका इसको मैच कर लेते हैं आप डायग्राम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या आ जाएगा आपका OD यहाँ नीचे है आपका OD, तो ये किसके इक्वल है समय के इक्वल है, टाइमिंग के पर T हो जाएगा। फिर आपके OA दिया हुआ है तो OA जो है वो U के इक्वल हो जाएगा, प्लस 1/2 AC जो है वो कहाँ है यहाँ पर है, वो भी OD के इक्वल है, यानी ये जो AC है वो भी कितना हो जाएगा T इंटू CB क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक BD माइनस CD क्या हो जाएगा आपका CB हो जाएगा। तो जो BD है यानी B में से आप CD को माइनस कर लेते हैं यानी U को माइनस कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू लिखी है B माइनस U लिखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में जाते हैं, जहाँ पे आपने देखा है क्या देखा है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में आपने AT इक्वल्स टू V माइनस यू है, तो इस V माइनस यू की वैल्यू आप AT इक्वेशन नंबर यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ रखेंगे तो आप देख सकते हैं V माइनस यू इक्वल्स टू AT आ जाएगा और AT इंटू T, तो T स्क्वायर हो जाता है, तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटू हो जाएंगे UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, ये जो उपयुक्त समीकरण है वो समीकरण क्या होती है, विस्थापन, प्रारंभिक वेग, समय तथा त्वरण में क्या बताती है, संबंध बताती है। और इस समीकरण को हम गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं गति का तृतीय समीकरण, जिसको आप वेग विस्थापन संबंध भी कहते हैं। अब वेग विस्थापन है तो वापस आपका विस्थापन आ गया, विस्थापन को अभी जस्ट आपने बताया था कि क्या होता है, जो भी आपके AB रेखा द्वारा समांतराल 0 से T तक समय अंश से घिरा क्षेत्रफल है उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है कि विस्थापन इक्वल्स टू क्षेत्रफल OABCD। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम डायग्राम में देख लेते हैं कि जो OBCD है, दो शेप्स के अलावा इसका एक नॉर्मल शेप कौन सा बन रहा है, तो ये जो शेप है ये कौन सा शेप बन रहा है आपका, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक ट्रेपेजियम का शेप बनता है। कौन सा शेप बनता है, ट्रेपेजियम का, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो OA है वो BD से मिलेगी नहीं कभी भी, और मिलेगी नहीं यानी जो आपकी OA है वो BD के क्या है, समांतर है, और समांतर सिर्फ दो भुजाएं अगर समांतर हो अपोजिट तो वो कौन सा शेप हो जाता है आपका, ट्रेपेजियम हो जाता है। जबकि यहाँ पर OD और जो AB है वो एक दूसरे से मिल सकती है, यहाँ पे अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगी, काटती हैं, क्रॉस करती हैं, तो ये एक ट्रेपेजियम होगा। पैरेललोग्राम नहीं बताएंगे क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स, दोनों ही पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये जो शेप है यानी जो क्षेत्रफल है वो कौन सा होगा, ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल बनता है। तो ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल बनेगा तो हम इसमें फॉर्मूला भी किसका लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो आप यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप जानते हो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस या वन साइड, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, टू पैरेलल साइड्स का सम। तो टू पैरेलल साइड कौन सी है आपकी, टू पैरेलल साइड है आपकी OA एंड BD, तो इन दोनों का सम करना है एंड इनटू में फिर आपको OD लगाना है, बेस लगाना है और 1/2 लगाना है। तो OD की वैल्यू पता है आपको T है, OA की वैल्यू पता है A है एंड BD की वैल्यू V हो जाएगी। अब क्या करते हैं हम इसे इसमें देखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं वापस।
वहाँ से आप t की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि आपने जो तीनों समीकरण में मैंने पहले लिखाई थी, उन तीनों समीकरणों में आप देख सकते हो कि यहाँ t का कोई मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर आपको t की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप t को हटाते हैं और t को हटाने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ से t को हटाने के लिए हम आप t की वैल्यू निकाल लेते हैं और t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी v माइनस यू, और ये a है वो अपॉन में आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपको। क्या आ जाएगा t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। तो वही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब पुट कर देंगे तो उसके बाद आप देख सकते हो कि सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है आपका v माइनस यू। इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, क्योंकि जो एडिशन है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, तो इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो u प्लस ए की जगह पर आप u प्लस v की जगह पर आप v प्लस ए भी लिख सकते हैं, v प्लस u भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये अगर आप v प्लस u देखेंगे इसको, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है आपका, वो फॉर्मूला मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। a माइनस बी से ज़्यादा अच्छे से याद आ जाएगा आपको कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन आप ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करते हैं, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे लगा लेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a से इंटू हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। अब डिवाइडेशन से आपको ये हटाना है और डिवाइडेशन से हटा करके कहाँ लगा देंगे हम इसको s के साथ इंटू कर देते हैं, तो 2as इससे इंटू हो जाएगा, तो आपने इधर लिख दिया है 2as प्लस है इसलिए प्लस में ही लिखा है मैंने इसको, सिर्फ साइडें चेंज करी है, तो आप कंफ्यूज ना हों कि ये इधर था और फिर इधर आ गया। देन फिर इसको यहाँ पर लिखा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर क्या इधर माइनस का है, तो आप इधर भेज देते हैं इसको और वो हो जाएगा प्लस में, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो इक्वेशन है वो आपकी है गति का तृतीय समीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो इक्वेशन है वो क्या बताती है, तो वो देख सकते हैं आप यहाँ से। वैसे इक्वेशन देख करके आपको पता चल रहा है कि वो क्या बताएगी कि वस्तु के प्रारंभिक वेग u, त्वरण a, विस्थापन s तथा अंतिम वेग v में संबंध व्यक्त करती है, और इसे गति का कौन सा समीकरण बोलते हैं, तृतीय समीकरण बोलते हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस ऐसे हैं कि जो गति के समीकरण हैं आपके, ये समीकरण क्या होते हैं, एक मुक्त वस्तु गिरती है आपकी तो उस पर भी लागू होंगे, ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी या नीचे से ऊपर की तरफ आप फेंकते हो, तो उसमें कैसे देखेंगे। यदि पहला केस पढ़ते हैं अपन, यदि किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक ऊंचाई h से नीचे की ओर गिराया जाता है, यानी आप h ऊंचाई से अगर किसी वस्तु को नीचे फेंकते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे आप गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसलिए a इक्वल्स टू g बोलेंगे। क्यों, नीचे फेंकने पर वो वस्तु नीचे क्यों आती है, क्योंकि गुरुत्व आकर्षण होता है, और गुरुत्वीय आकर्षण होगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी होगा, गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही वो नीचे आती है। यानी गुरुत्वीय त्वरण के कारण नहीं आती, कारण तो गुरुत्वीय बल ही होगा, आपका गुरुत्वीय आकर्षण होगा, लेकिन यहाँ जो त्वरण लगेगा वो कौन सा त्वरण हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। अतः गति के जो समीकरण है उसमें आप u इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। a इक्वल्स टू आपका पॉजिटिव g हो जाएगा, पॉजिटिव g, यानी आप ऊपर से गिरा रहे हैं तो जो त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो यहाँ पे g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू g हो जाएगा, पॉजिटिव g, तथा जो s है आप वहाँ पर क्या ले लेते हैं, s को विस्थापन ले लेते हैं या स्थिति ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि कहाँ चेंजेस हो रहा है, उसकी ऊंचाई में, तो s के स्थान पर आप क्या ले लेते हैं, h ले लेते हैं। तो आपकी जो समीकरणें होंगी वो निम्न प्रकार लिखी होंगी, v इक्वल्स टू gt, क्योंकि u आपका 0 हो गया। फिर सेकंड समीकरण जो हो जाती है वो h इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर, और थर्ड समीकरण हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh।
ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम सेकंड केस देख लेते हैं। इस केस के अंदर यदि वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है, पृथ्वी से आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो आपका त्वरण क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अतः गति का जो समीकरण होगा वो निम्न हो जाएगा। यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 नहीं होता है। v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी h इक्वल्स टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब इसको क्या करेंगे, हम वेक्टर्स में देखेंगे, स्थिति वेग तथा त्वरण वेक्टर्स देखेंगे। तो ये तो देख लिया आपने, अब देखेंगे द्विविमीय और त्रिविमीय गति में स्थिति वेक्टर, वेग वेक्टर तथा त्वरण वेक्टर एक ही दिशा में नहीं होते। तो अब गति के नियमों का जो वेक्टर स्वरूप होगा वो कैसा होगा, v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस at वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे a वेक्टर t हो जाएगा, समय का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, a वेक्टर t हो जाएगा। और जो सेकंड है आपका s वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर, यानी ये जो r माइनस r0 है वो यहाँ पर विस्थापन को शो किया है, स्थितियों में अंतर को, ठीक है। इक्वल्स टू u वेक्टर t प्लस 1/2 a वेक्टर t स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे हम थर्ड इक्वेशन v वेक्टर डॉट v वेक्टर, क्योंकि v स्क्वायर था, इक्वल्स टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर परिमाण वेक्टर आ रहा है और यहाँ पर भी परिमाण वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब प्रथम दो वेक्टर, जो प्रथम दो समीकरण हैं, प्रथम दो समीकरण क्या हो जाएंगी, वेक्टर समीकरण है। कौन सी समीकरण है, वेक्टर समीकरण। लेकिन जो तृतीय समीकरण है क्या हो जाएगी, स्केलर समीकरण हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने पता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर राशि होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी या कौन सी राशि होगी, स्केलर राशि होगी। तो ये जो समीकरण होगी वो कौन सी समीकरण हो जाएगी, स्केलर समीकरण। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है, और प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।